है। हमने एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, ठीक है? एक्शन पो में ये मार्क कर लेना। एक्शन पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा था कि एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक्शन पोटेंशियल बेसिकली ये थोड़ी देर के लिए शॉर्ट लास्टिंग, क्या हमने कहा था? शॉर्ट लास्टिंग, जो थोड़ी देर के लिए होती हो, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। शॉर्ट लास्टिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो कि किसी भी सेल के सेल मेम्ब्रेन में होती है। किसी भी सेल के सेल मेम्ब्रेन में होती हैं, एक शॉर्ट लास्टिंग थोड़ी देर के लिए होने वाली वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो थोड़ी देर के लिए होती है किसी भी सेल मेम्ब्रेन में, उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब एक्शन पोटेंशियल के बारे में हमने फिर डिटेल में पढ़ा था कि हमारे पास न्यूरॉन की हमने एक मिसाल ली थी कि ये हमारे पास न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, ये इसका एक्सॉन होता है और फिर ये इसके टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। सेल बॉडी के ऊपर यहाँ पे डेंड्राइट्स अटैच होते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जब लेट्स सपोज ये न्यूरॉन किसी अगले न्यूरॉन के साथ कनेक्शन में है, ठीक है? और ये न्यूरॉन इसी तरह किसी अगले न्यूरॉन के साथ कनेक्शन में है। ये न्यूरॉन, ये इसकी सेल बॉडी, ये इसकी डेंड्राइट्स। तो ये न्यूरॉन जब इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है, इसको स्टिमुलेट करता है इस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन की जो सेल बॉडी के ऊपर डेंड्राइट्स अटैच हैं या सेल बॉडी की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर वो न्यूरोट्रांसमीटर आके बैठते हैं। जब वो आके बैठते हैं, तो इस बैठने के नतीजे में इन के सेल मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स होते हैं, वो चैनल्स ओपन होते हैं जिसकी वजह से कुछ चार्जेस बाहर जाते हैं, कुछ चार्जेस अंदर जाते हैं। और जो चार्जेस हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, इनकी जो मूवमेंट है इसको हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो एक्सक्यूज मी ये सर। इस न्यूरॉन के जी, जी। सर आप स्टार्टिंग से बता रहा, सर मैंने अभी ज्वाइन किया, नेट स्लो था। चलें, चलें ठीक है। एक्शन पोटेंशियल के बारे में हमने जो पिछले क्लास में जो टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी, उसपे एक जल्दी से एक क्विक रिव्यू हम देंगे। हमने पढ़ा था एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी सेल हैं, उन सेल्स के अंदर भी एक चार्ज है और उन सेल के बाहर भी एक चार्ज है, ठीक है? और इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए कि अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या नेगेटिव, इनकी कंपैरिजन को देख के हम ये बताते हैं कि इस सेल के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है या पॉजिटिविटी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक न्यूरॉन का सेल, लेट सपोज न्यूरॉन एक सेल है, नर्व सेल है। इसके अंदर जो चार्ज होता है वो -75 होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेल है, इस सेल का जो इनर साइड है, जो साइटोप्लाज्म है, वो बाहर की निस्बत 75 टाइम्स ज्यादा नेगेटिव है, -75 रेस्टिंग स्टेज में। इस रेस्टिंग स्टेज में अंदर और बाहर के चार्जेस का जो डिफरेंस है, जो कि -75 बनता है, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नाम से जाहिर है कि जब एक सेल रेस्टिंग कंडीशन में हो, रेस्ट कर रहा हो, तो उस टाइम उसके मेम्ब्रेन्स के दोनों साइड पे जो पोटेंशियल होता है, उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो नॉर्मली मुख्तलिफ सेल्स का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो मुख्तलिफ हैं। किसी का -65 है, जैसे न्यूरॉन का -75 है, किसी का -60 है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो हर सेल का एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। जब आप इस सेल को कोई स्टिमुलस देते हो, अच्छा, आप कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनको आप स्टिमुलस देके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तब्दीली ला सकते हो थोड़ी देर के लिए। मिसाल के तौर पर ये आपके पास न्यूरॉन का एक सेल है। 2 हमारे पास एग्जांपल हैं, न्यूरॉन का सेल और मसल का सेल। इनके जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होते हैं, ये न्यूरॉन सेल मैंने ड्रा कर दिया, ये मैंने मसल सेल ड्रा कर दिया। न्यूरॉन का अपना एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, लेट्स सपोज मसल का अपना एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, लेट्स सपोज मैंने -60 लिख दिया। ये इनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। हमारे जिस्म में हर सेल का एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जैसे न्यूरॉन का है, जैसे मसल सेल का है। लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं, जैसे न्यूरॉन के सेल हो गए और मसल के सेल हो गए, कि इनको, इनके सेल्स को अगर आप स्टिमुलस दे, बाहर से इसको स्टिमुलेट करो, तो इनका ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाता है। ये जो
थोड़ी देर के लिए इनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाए, इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं इस न्यूरॉन के सेल को स्टिमुलेट करूंगा तो ये -75 है, -50, -30, -20 प्लस मतलब 0 और फिर 0 और फिर +10। अगर मैं इसको स्टिमुलेट करूं तो ये -75 से -50, -30, -20 प्लस प्लस में चला जाएगा। थोड़ी देर के बाद ये प्लेटो पे चला जाएगा, उसके बाद ये रीपोलराइजेशन होगी, दोबारा अपनी हालत में आ जाएगा। तो ये देखो, थोड़ी देर के लिए इसमें कुछ सेकंड्स लगे, ये जो टाइम है कुछ सेकंड लगे। थोड़ी देर के लिए मैंने इस सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, इसको चेंज किया और दोबारा इसको अपनी हालत में ले आया, चेंज किया और दोबारा इसको अपनी हालत में ले आया। इस एक्टिविटी को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। यानी शॉर्ट लास्टिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी which causes the membrane to become depolarized and then repolarized. This activity is called action potential. इस एक्शन पोटेंशियल के आपके पास बेसिकली दो वो हैं। एक आपके पास डीपोलराइजेशन है, ये डीपोलराइजेशन है। डीपोलराइजेशन में आप नेगेटिविटी को खत्म करते हो, यानी माइनस से आहिस्ता आहिस्ता प्लस की तरफ जाते हो। एक रीपोलराइजेशन है, ये रीपोलराइजेशन है, ये डीपोलराइजेशन है, ये रीपोलराइजेशन है। रीपोलराइजेशन में आप दोबारा सेल को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे लाते हो, जो आपका रेस्टिंग में होता है आप दोबारा इसकी तरफ लेके आते हो। तो एक्शन पोटेंशियल एक शॉर्ट लास्टिंग थोड़ी देर के लिए होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है कि जिसमें एक सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले ये डीपोलराइज हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद रीपोलराइज हो जाता है। इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसके दो मेन कंपोनेंट हैं, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन किस चैनल्स की वजह से होती है? सोडियम चैनल्स की वजह से होती है। रीपोलराइजेशन किस चीज की वजह से होती है? पोटेशियम चैनल की वजह से होती है। क्या मतलब ये एक सेल है, ये -75 अंदर उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अगर मैं सोडियम चैनल खोल देता हूँ, तो सोडियम चैनल के थ्रू सोडियम अंदर जाता है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज जब अंदर जाएगा तो की नेगेटिविटी आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगी क्योंकि आप प्लस को अंदर लेके जा रहे हो। तो -75 से -50, 30, 20 फिर आप प्लस की तरफ चले जाओगे। तो जो डीपोलराइजेशन है, ये सोडियम चैनल के ओपन होने की वजह से है। हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है कि बाहर सोडियम ज्यादा होता है, अंदर थोड़ा होता है। तो जब ये चैनल खुलते हैं तो ज्यादा से कम की तरफ डिफ्यूजन होती है, और जब ये डिफ्यूजन होती हैं तो -75 से आप प्लस की तरफ जाते हो। ये डीपोलराइजेशन का प्रोसेस है, ये सोडियम चैनल की वजह से होता है। जो रीपोलराइजेशन है ये पोटेशियम चैनल की वजह से होता है। कैसे? इसी सेल, लेट सपोज ये दूसरा सेल है, अब ये प्लस में चला गया है, -75 से ये करता 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 लेट सपोज +10 में चला गया है। अब आप दोबारा इसको रीपोलराइज करोगे, दोबारा नेगेटिविटी इसके अंदर लाओगे, तो पोटेशियम चैनल काम करते हैं। हमें पता है कि सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, एवरी सेल इज ए बैग ऑफ पोटेशियम, और बाहर पोटेशियम थोड़ा होता है। तो जो सेल के अंदर वाला पोटेशियम है ये बाहर निकलेगा। जब पोटेशियम चैनल ओपन होगा, ये पोटेशियम चैनल है, ये सोडियम चैनल था, ये पोटेशियम चैनल है। तो जब पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो पोटेशियम ज्यादा से कम की तरफ डिफ्यूज होगा। दूसरे लफ्जों में आप कह रहे हो कि आप पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकाल रहे हो। तो जब आप पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकाल रहे हो तो दोबारा से नेगेटिविटी क्या होगी? सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, +10 से आप 0 पे आओगे, -10 पे आओगे, -20 पे आओगे, -50 पे आओगे, -70 पे आओगे, -75 पे आ जाओगे। जब आप -75 पे आ जाते हो, तो अंदर इतनी नेगेटिविटी हो जाती है कि ये पोटेशियम चैनल बंद हो जाते हैं, अब मज़ीद पोटेशियम बाहर नहीं निकलता। अब आप रेस्टिंग में हो, आपके सेल के अंदर जो चार्ज है वो -75 है। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक्शन पोटेंशियल की जो डीपोलराइजेशन है, उसका आपको पता होना चाहिए कि सोडियम के अंदर आने की वजह से होती है। पॉजिटिव चार्ज के अंदर आने की वजह से पॉजिटिविटी बढ़ती है, नेगेटिविटी कम होती है। और जो रिपोलराइजेशन है जिसमें आप दोबारा प्लस से नेगेटिव की तरफ आ रहे हो, वो पोटेशियम चैनल की ओपनिंग की वजह से होती है, और इसके थ्रू पोटेशियम सेल से बाहर जाता है। पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज जब सेल से बाहर जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज जब बाहर जाएगा तो अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, यानी आप दोबारा नेगेटिव की तरफ आ रहे हो, प्लस से नेगेटिव की तरफ आ रहे हो। ये टर्मिनोलॉजी हो गई। उसके बाद जब कभी भी आउटवर्ड करंट की बात हो या इनवर्ड करंट की बात हो, आउटवर्ड करंट सेल से सर ये बाहर प्लेटो जो फोर्स करंट को जा थोड़ा रहा है, समझा दें।
एक मिनट, वो मैं डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे प्लेटो फेज में कि क्या है, हम पढ़ेंगे। आउटवर्ड करंट होता है, इनवर्ड करंट होता है। आउटवर्ड करंट का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज सेल से आउट हो रहा है, यानी बाहर जा रहा है। जैसे यहाँ पे रिपोलराइजेशन में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम सेल से बाहर निकल रहा है, आउटवर्ड करंट। इनवर्ड करंट में पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर जा रहा है, इनवर्ड। जैसे ये एग्जांपल, सोडियम एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये अंदर जाता है। तो आउटवर्ड और इनवर्ड करंट में ये चीज आपको पता होना चाहिए कि दोनों में आपके पास पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। आउटवर्ड में पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, इनवर्ड करंट में पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर आ रहा है। ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन तो कर ली। अब एक होता है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में इस तरह होता है कि ये आपके पास -75 है, ये -50 है, ये लेट सपोज -20 है, ये लेट सपोज 0 है। तो आप ये रेस्टिंग रेस्टिंग में आप -75 पे होते हो, रेस्टिंग से आप 0 तक गए, उसके बाद आप प्लीटो फेज तक गए, उसके बाद आप रिपोलराइजेशन जब कर रहे थे तो आप -75 पे रुके नहीं। ये पोटेशियम चैनल इतनी, गौर से सुने मेरी ये बात, ये पोटेशियम चैनल इतनी तेजी से काम कर रहे होते हैं कि इनको बंद करने में हमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो हम जब यहाँ तक पहुँचते हैं, तो हम चाहते हैं कि पोटेशियम चैनल अब बंद हो जाए, मज़ीद पोटेशियम बाहर ना निकले। लेकिन पोटेशियम चैनल को बंद करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। दे आर वेरी स्लो टू क्लोज़, आहिस्ता-आहिस्ता बंद होते हैं। तो जब तक ये आहिस्ता-आहिस्ता बंद होते हैं, पोटेशियम निकल रहा होता है और आप थोड़ी-सी और भी ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ आ जाते हो। तो ये जो आप नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थोड़ा और भी -85, -90 तक आ गए हो, ये जो है ये, इसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन सोडियम चैनल के ओपन होने की वजह से हुई। रिपोलराइजेशन पोटेशियम चैनल के ओपन होने की वजह से हुई। हाइपर पोलराइजेशन कि आप जो रेस्टिंग वाला था -75 उससे भी नीचे आ गए हो, ये भी पोटेशियम चैनल की वजह से हुई, क्योंकि यहाँ पे हमने पोटेशियम चैनल को बंद करना था, लेकिन पोटेशियम चैनल बहुत आहिस्ता-आहिस्ता बंद होते हैं। तो बंद होते ये यहाँ पे आके पूरे बंद हो जाते हैं। तो थोड़ी अंदर नेगेटिविटी नॉर्मल से भी ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है। तो ये जो नॉर्मल से ज्यादा नेगेटिविटी हुई है, ये आपके पास हाइपर पोलराइजेशन कहलाता है। ये हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली। अब ये तो हो गया हमारे पास मेन बेसिक चीजें। अब हम आते हैं आगे, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। जो एक्शन पोटेंशियल होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस पे मैंने आप, बल्कि इसी में मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं। देखो, अगर कोई आपसे ये पूछे कि न्यूरॉन के जो सेल हैं, उनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नॉर्मली रेस्टिंग हालत में अंदर -75 या -70, कुछ बुक कहते हैं -70, कुछ कहते हैं -75। ये -70 क्यों है? ये प्लस क्यों नहीं है? ये -40 क्यों नहीं है? ये -200 क्यों नहीं है? ये -35,000 क्यों नहीं है? ये -70 पे क्यों रुक गया? इसकी वजह ये है कि देखो, हमने पढ़ लिया है कि आपके सेल के अंदर सोडियम के चैनल हैं और पोटेशियम के चैनल हैं। दोनों चैनल का काम है पॉजिटिव चार्ज को हरकत देना। सोडियम चैनल पॉजिटिवली चार्ज सोडियम को अंदर लाता है, पोटेशियम चैनल पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम को बाहर निकालता है। गौर से सुनने, जब रेस्टिंग स्टेज में आपका सेल होता है, तो सोडियम चैनल काम नहीं कर रहे होते, पोटेशियम चैनल काम कर रहे होते हैं। पोटेशियम चैनल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, ये फंक्शनल होते हैं रेस्टिंग स्टेज में। तो ये जब रेस्टिंग स्टेज में आपके पास फंक्शनल होते हैं, तो इनका तो काम है पोटेशियम को बाहर निकालना। तो ये पोटेशियम तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को निकाल रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं। सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है। जब अंदर -70 तक पहुंच जाता है, तो ये पोटेशियम चैनल कहते हैं कि ओहो यार, ये तो हमने बहुत ज्यादा पोटेशियम, बहुत ज्यादा प्लस चार्ज बाहर निकाल दिया। अब हम मजीद और प्लस चार्ज बाहर नहीं निकालते, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से आगे नहीं जाता। कहने का मतलब ये है कि -70 को -70 तक लाने की जिम्मेदारी किस चैनल की है? पोटेशियम चैनल की है। क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग हालत में पोटेशियम चैनल की कंडक्टेंस ज्यादा होती है, ये पॉजिटिव चार्ज को निकाल रहा होता है और सोडियम काम नहीं कर रहे होते, यानी पॉजिटिव आ नहीं रहा, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम निकल रहा है, तो अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है।
-70 पे पहुंचता है तो पोटाशियम चैनल अब मजीद पोटाशियम को बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए अब मजीद -75 -90 इधर नहीं जाता, इतना आगे नहीं जाता। यहाँ तक इस बात की समझ आ गई है? एक तो हो गई ये बात, ठीक है? यानी रेस्टिंग स्टेज में सोडियम चैनल आर क्लोज्ड, पोटेशियम चैनल आर ओपन, दैट्स व्हाई resting membrane potential is -70, which is close to the, which is near to the potassium channel equilibrium potential. ये यहाँ तक ये बात हो गई। उसके बाद हमने ये डिपोलराइजेशन का हमने पढ़ लिया, हमने रिपोलराइजेशन का पढ़ लिया। अब हम पीछे जो हैं, जो सोडियम चैनल हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो सोडियम की वजह से डिपोलराइजेशन होती है, सोडियम के अंदर आने की वजह से, ये सोडियम अंदर आता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से। और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का हमने पढ़ा था कि उसके 2 गेट्स होते हैं, एक्टिवेशन गेट और इनएक्टिवेशन गेट। इस पे मैं अभी आगे जाके बात करूँगा, ठीक है? इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको, मैंने ये भी पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर आपको कोई बिच्छू काटता है और आपको उस जगह पे दर्द होता है, या आप कोई मोटरसाइकिल से गिरते हो और कोई जगह जख्मी होती है तो उस जगह पे आपको पेन होती है, तो आप लेट सपोज, या अगर आपको लेट सपोज यहाँ पे कोई दाना निकला हुआ है और आप सर्जन के पास गए हो, अब वो उसको कट लगाने लगा है, तो वो इधर 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 आपको लेग्नोकेन का इंजेक्शन लगा देता है। वो इसलिए लगाता है क्योंकि वो एक लोकल पेन किलर है। यानी जब वो यहाँ पे इस जख्म को साफ करेगा, या इस दाने को जो आपका बॉयल बना हुआ है, इसको काटेगा, तो आपको पेन नहीं होगी। वो पेन क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसने इधर 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 लेग्नोकेन का इंजेक्शन लगाया हुआ है। लेग्नोकेन के इंजेक्शन लगाने की वजह से आपको पेन क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरॉन होते हैं, जो इस दर्द को दिमाग के पास लेके जाते हैं, ये न्यूरॉन, इन न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं, और इन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से डिपोलराइजेशन होती है, यानी एक इंपल्स जनरेट होता है, और ये इंपल्स ट्रेवल करता 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 ऊपर दिमाग के पास जाता है, जिसकी वजह से आपको दर्द फील होता है। तो आप लेग्नोकेन का जब इंजेक्शन लगाते हो तो वो इन सोडियम चैनल को बंद कर देता है, यहाँ पे जो सोडियम चैनल है उनको बंद कर देता है, यहाँ पे जो सोडियम चैनल है उनको बंद कर देता है। तो जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बंद हो गए, तो इस न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो इम्पल्स हैं, ये करने के लिए, वालेकुम सलाम जी, खैर हो, हाँ, दल तुम जिद्री, तो ये हमारे पास जो है वो अगर आप इसको वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को बंद कर दो, इन चैनल्स को बंद कर दो, ये जो चैनल है इनको बंद कर दो, तो इस न्यूरॉन के अंदर इंपल्स जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिपोलराइजेशन नहीं होगी। तो जाहिर है, इसी को तो इंपल्स कहते हैं, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। तो जब डिपोलराइजेशन नहीं होगी, रिपोलराइजेशन भी नहीं होगी, इंपल्स जनरेट नहीं होगा, इंपल्स जनरेट नहीं होगा, तो इंपल्स आगे जाएगा नहीं, आगे जाएगा नहीं, तो आपके दिमाग को पता नहीं चलेगा कि कोई यहाँ पे किसी, यहाँ पे चाकू लेके साफ कर रहा है, या बिच्छू ने काटा हुआ है, या यहाँ पे जख्म है। कोई भी पेन आपको फील इसलिए नहीं होता क्योंकि जो लेग्नोकेन का इंजेक्शन होता है, वो इन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को बंद कर देता है। जब ये बंद हो जाते हैं, तो दर्द को दिमाग के पास ले जाने वाली न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स पैदा नहीं होता, कि आपने ये डिपोलराइजेशन वाला काम बंद कर दिया। डिपोलराइजेशन वाला काम इन सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से होता था। तो जब ये पैदा नहीं होगा, इम्पल्स जनरेट नहीं होगा, इम्पल्स आगे नहीं जाएगा, आपको पेन फील नहीं होगा फॉर सम टाइम। ये हमने जो है हमने पिछले उसमें पढ़ा हुआ था। अब हम आते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड की तरफ। एक्शन पोटेंशियल हमने पढ़ लिया कि डिपोलराइजेशन कैसे होता है, रिपोलराइजेशन कैसे होता है। अब बहुत ही अहम चीज अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, मुझे भी बहुत लेट समझ आई थी जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था। मैं हर वक्त इस चीज में कंफ्यूज रहता था, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। देखो, एक चीज है रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, ये बेसिकली आपके पास दो तरह के हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, एब्सोल्यूट, और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। याद रखो, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिफ्रैक्टरी पीरियड है क्या? रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड है, मैं यहाँ पे ना ये न्यूरॉन का एक सेल ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड है कि जिस टाइम में, जिस पीरियड में आप अगर इस न्यूरॉन के सेल को इम्पल्स दोगे, फिर भी इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है,
जब हम किसी न्यूरॉन को इम्पल्स देते हैं तो इसके अंदर डीपोलराइजेशन होती है, लीटो होता है और फिर रिपोलराइजेशन होती है और इसको हम एक एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो वो टाइम कि जब न्यूरॉन के सेल को इम्पल्स देने के बावजूद भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना हो, इस पीरियड को, इस टाइम को हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। आपने ये बात गौर से सुननी है, ये कंसेप्ट है, क्योंकि इसी पे आपकी एंटी एरिथमिक जो ड्रग्स हैं आपके कार्डियोलॉजी में, वो इसी चीज पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको ये आता है, आपको उसकी समझ इजीली आएगी। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो टाइम कि जिसमें आप किसी सेल के अंदर, न्यूरॉन का सेल ले लो, हार्ट का सेल ले लो, हार्ट एक मसल है, हमने पढ़ लिया कि आप दो किस्म के सेल्स के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करके डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हो। और वो दो कौन से हैं? एक न्यूरॉन और एक मसल। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दो तरह के आपके पास न्यूरॉन और मसल, इनके अंदर आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थोड़ी देर के लिए चेंज कर सकते हो, यानी उसके उनके अंदर इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हो। लेकिन वो टाइम, अब देखो, अब हम गौर से इसको, मैं जरा इसको बड़ा करके ड्रा करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। ये मैंने एक न्यूरॉन का सेल ड्रा किया, इसको मैंने एक न्यूरॉन का सेल या हार्ट के मसल का सेल, कोई भी सेल है, मैंने इसको इंपल्स दी। जब मैं इसको इंपल्स दूंगा तो डीपोलराइजेशन होगी और रिपोलराइजेशन होगी। गौर से सुने, डीपोलराइजेशन किस वजह से हुई? ये -75 है नॉर्मल, ठीक है, ये -50 55 कर लो, ये -30 -20 0 +10। गौर से देखना है आप लोगों ने। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से आप प्लस की तरफ जो जा रहे हो, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से जा रहे हो, और ये जो वापस आ रहे हो, ये आप पोटाशियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल की वजह से आ रहे हो। ये तो हो गई क्लियर बात। अब आगे बात गौर से सुनिए। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के बारे में हम स्टार्ट में बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल 3 कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, या तो क्लोज्ड होंगे, या ओपन होंगे, या ओपन बट इनएक्टिव होंगे। हमने ये क्लास बहुत डिटेल में पढ़ी थी। मैं जरा सा इसको ना एक दफा फिर शार्ट करके बता देता हूँ। जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं, बेसिकली इनके दो गेट्स होते हैं। एक इनका होता है ये गेट, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन गेट, और एक होता है इनका ये गेट, इसको हम कहते हैं इनएक्टिवेशन गेट। अब गौर से आप लोगों ने ये देखना है। ये होगा सोडियम चैनल, और ये मैं आपको पोटाशियम चैनल का सिर्फ एक गेट होता है जिसको एक्टिवेशन गेट कहते हैं, ये वाला। ये चैनल है, इसका ये एक गेट है एक्टिवेशन गेट, ये पोटाशियम चैनल है। ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, इसके दो गेट्स हैं। ये चैनल है आपके पास, इसके दो गेट्स हैं। एक गेट ये हो गया, इसको हम एक्टिवेशन गेट कहते हैं। एक गेट ये हो गया, इसको हम इनएक्टिवेशन गेट कहते हैं। ठीक है, इसको हम इनएक्टिवेशन गेट कहते हैं। अब जब आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब रेस्टिंग में होते हो, तो वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल होते हैं वो किस शक्ल में होते हैं? जब आप रेस्टिंग स्टेज में होते हो, तो जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता है वो इस तरह होता है, यानी एक्टिवेशन गेट इसका क्लोज्ड है और इनएक्टिवेशन गेट ओपन है। एक्टिवेशन गेट ये वाला है, ये क्लोज है, ये बंद है, और इनएक्टिवेशन गेट ओपन है। इनएक्टिवेशन गेट जब बंद होगा तो ये इस तरह नजर आएगा, ये देखो ना, इस तरह। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन है। एक्टिव, जब आप गौर से सुनो, जब आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आपका सेल होता है, रेस्टिंग पे -75 है, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का जो एक्टिवेशन गेट है ये क्लोज होता है, बंद, और इनएक्टिवेशन गेट ओपन होता है। और वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल का जो है, उसका तो एक ही गेट है और वो बंद होता है। ये सोडियम का चैनल हो गया, ये पोटाशियम का चैनल हो गया। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो और आप डीपोलराइज होते हो, तो डीपोलराइज जब आप हो जाते हो, जब सेल डीपोलराइज हो जाता है, यानी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता है ये ओपन होता है,
वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का जो एक्टिवेशन गेट है ये ओपन होता है और इनएक्टिवेशन गेट भी ओपन होता है। इसलिए तो सोडियम इसके थ्रू अंदर आ रहा है और सोडियम के अंदर आने की वजह से आप डीपोलराइज हो रहे हो। जब आप रेस्टिंग में होते हो तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का एक्टिवेशन गेट बंद और इनएक्टिवेशन गेट ओपन। लेकिन जैसे-जैसे आप डीपोलराइज होना शुरू हो जाते हो, वो आप डीपोलराइज जब आप -55 तक पहुँचते हो, तो ये एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। जैसे ही आप यहाँ में -55 तक पहुँचते हो, फौरन जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, वो ऐसा हो जाता है कि इसके जो जो ये एक्टिवेशन गेट है, ये खुल जाते हैं, यानी सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है और इनएक्टिवेशन गेट पहले की तरह आपके पास ओपन है। यानी यहाँ पे एक्टिवेशन गेट क्लोज थे, इनएक्टिवेशन ओपन। यहाँ पे एक्टिवेशन गेट भी क्लोज्ड है और इनएक्टिवेशन गेट भी ओपन है। यहाँ तक इस बात की समझ आई है? नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेज में आपके यानी जब आप रिपोलराइज होना शुरू हो जाते हो यहाँ पे आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का जो एक्टिवेशन गेट होता है, वो तो ओपन होता है, लेकिन इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाता है। आप लोग मुझे बताएं क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ आई है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल 3 कॉन्फ़िगरेशन में होता है। मैंने गलती कर ली, मुझे अलग मार्कर यूज करना चाहिए था, डिफरेंट कलर वाला, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 3 कॉन्फ़िगरेशन में होता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। यहाँ पे आपके पास क्लोज्ड है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, एक्टिवेशन गेट इसके क्लोज्ड है, इनएक्टिवेशन गेट ओपन है। यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के एक्टिवेशन गेट ओपन है, इनएक्टिवेशन गेट भी ओपन है। यहाँ पे आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के एक्टिवेशन गेट ओपन है, लेकिन इनएक्टिवेशन गेट अब क्लोज हो गया है। क्या यहाँ तक इस बात की समझ आई है? कोई मुझे बता सकता है, यस समझ आ गई है यहाँ तक? यस सर। अब देखो, अब जब आप यहाँ तक पहुंचते हो, लेट्स सपोज आपका एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक पहुंचा, आप जा रहे हो -55 से -30 तक आ गए हो। ये इम्पल्स आपने दिया हुआ था, जिसकी वजह से रेस्टिंग में मरीन पोटेंशियल आहिस्ता-आहिस्ता पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा है, प्लस की तरफ आ रहा है। अब अगर आप जब यहाँ पे थे, मैं इसको एक और इम्पल्स दूं, तो क्या इस न्यूरॉन के अंदर अगला एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा? क्या इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल अगला जनरेट हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। देखो, एक रूल ऑफ थंब याद रख लो। रूल ऑफ थंब क्या है? एक्शन पोटेंशियल तब जनरेट होगा, मैं उर्दू में लिख देता हूं। एक्शन पोटेंशियल तब जनरेट होगा जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का एक्टिवेशन गेट क्लोज हो। एक्टिवेशन गेट क्लोज हो, और एक्टिवेशन गेट क्लोज इन 3 जगहों में सिर्फ कहां पे था? यहां पे था। ये देखो, एक्टिवेशन गेट क्लोज है। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का एक्टिवेशन गेट क्लोज्ड होगा, तब अगर आप इंपल्स दोगे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का एक्टिवेशन गेट क्लोज था, इसलिए जब हमने इंपल्स दिया तो इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना शुरू हुआ। लेकिन जब आप ये एक्शन पोटेंशियल यहां तक पहुंचा, तो अब तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का इन जो एक्टिवेशन गेट है वो ओपन हो चुका है। तो अब अगर मैं इंपल्स दूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगला एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए। ये जो टाइम है, जो आपका यहां से शुरू हुआ, यहां से वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल है वो इस शक्ल में आ जाते हैं, ये थ्रेशोल्ड के बाद। जैसे ही आप थ्रेशोल्ड तक पहुंचते हो, ये ओपन हो जाते हैं ये। तो यहां से लेके ये जो टाइम था, यहां से आगे अब आप जितना भी जोर का इंपल्स दो, अगला एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। यानी मैं कहूंगा कि अब रिफ्रैक्टरी पीरियड शुरू हो गया। अब ये वो टाइम है जिसमें अगला एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। अब ये रिफ्रैक्टरी पीरियड है, ये वो टाइम शुरू हो गया। अब ये कहां तक जाता है हम देखते हैं। यहां तक जाते हैं, जब हम यहां तक पहुंचते हैं,
उसके बाद प्लीटो आता है। यहाँ तक पहुंच के हम रुक क्यों जाते हैं? ये आगे क्यों नहीं जाता? आगे क्यों नहीं जाता? कोई मुझे इसका जवाब दे सकता है? यानी आप +10 पे पॉजिटिविटी पे जब आप यहाँ तक पहुंचे तो ये आगे क्यों नहीं जा सकता? वो आगे इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अब अंदर इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया है कि बाहर से अंदर जो वोल्टेज है वो इसको फेवर नहीं करता, वो इसकी इजाजत नहीं देता कि अब मजीद सोडियम भी अंदर आए। एक्सक्यूज मी ठीक है? सर, जी जी। सर ये जो प्लेटो फेज है इसी को हम रिफ्रैक्टिव पीरियड कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो प्लेटो फेज तो यहां से शुरू हुआ, यहां से, जबकि रिफ्रैक्टरी पीरियड तो यहां से शुरू हो चुका है। ये देखो इतना फर्क है, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रा करूँ ना तो ये इधर आता है। प्लेटो फेज तो ये वाला है, जबकि जो जो आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो आपका थ्रेशोल्ड, जहां से आप थ्रेशोल्ड तक पहुंचे थे वहां से आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड शुरू हो चुका है, ये वाला। अब देखो, जैसे ही आप यहां तक पहुंचते हो, जैसे ही आप यहां तक पहुंचते हो, मैंने क्वेश्चन ये किया था कि ये ऊपर क्यों नहीं जाता, +70 +110 +1000 ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि जैसे ही आप यहां तक पहुंचते हो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इस शक्ल में आ जाते हैं, ये वाला। तब यहाँ से आगे इस शक्ल में होता है। तो जब इस शक्ल में होता है तो जो इनएक्टिवेशन गेट है ये बंद हो गया है। जब ये बंद हो गया है तो अब तो मजीद सोडियम अंदर घुस ही नहीं सकता क्योंकि ये बंद हो गया है। तो जब सोडियम अंदर नहीं आ सकता तो पॉजिटिविटी आगे और नहीं जाती, इसी जगह पे रुक जाती है। आप लोगों को समझ नहीं आई मेरी बात की? नो इस सर। बात की समझ आई है? देखो देखो देखो, मैं ना इसको यहाँ पे एक और ड्रा कर देता हूँ। ये देखो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आपका जो सोडियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वो इस तरह होता है। ठीक है? जब आप इसके थ्रेशोल्ड तक जाते हो, -55 तक जाते हो, तो ये इस तरह हो जाता है, ओपन हो जाता है। ये मैं जरा बड़ा करके ड्रा कर देता हूँ, इस तरह हो जाता है। ठीक है? जैसे ही आप यहां तक जाते हो, अब इसके बाद जो है ये जो टाइम है, इसमें ये इस तरह हो जाता है। तो जब यहाँ पे आपका यहाँ से आगे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इस तरह हो जाए तो इसने तो इनएक्टिवेशन गेट बंद हो गया है। इनएक्टिवेशन गेट के बंद होने की वजह से अब और सोडियम अंदर नहीं आ सकता। तो जब अंदर सोडियम नहीं आ सकता, सेल में सोडियम नहीं आ सकता, तो पॉजिटिविटी और ज्यादा नहीं बढ़ती, इसी जगह पे रुक जाती है। अब समझ आई है या एक दफा फिर मैं ये रिवाइज करूं? यस सर। यस सर। समझ नहीं आया आप लोगों को? मजा नहीं आया? मजा नहीं आया? मैं जरा इसको दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हैं ये 3 कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। रेस्टिंग में एक्टिवेशन गेट बंद होता है, इनएक्टिवेशन गेट ओपन है, सोडियम अंदर नहीं आ सकता। सोडियम अंदर नहीं आ सकता इसलिए ये -75 पे रुका हुआ होता है रेस्टिंग हालत में, क्योंकि सोडियम अंदर नहीं आ सकता, एक्टिवेशन गेट क्लोज्ड है। जैसे ही आप थ्रेशोल्ड पे पहुंचते हो, अब ये थ्रेशोल्ड पे क्यों पहुंचते हो, किसी ने सवाल मुझसे अभी तक नहीं पूछा कि -75 से -55 पे कौन लेके गया? वो लीकी फनी सोडियम चैनल। सोडियम चैनल, वेरी गुड, लीकी सोडियम चैनल होते हैं वो, और होते हैं वो वोल्टेज गेटेड नहीं होते, वो कंटिन्यूअसली लीक हो रहे होते हैं, यानी बाहर से सोडियम अंदर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होता है, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होता है। तो बहुत आहिस्ता 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 पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप -55 पे पहुंचते हो तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, यानी इस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो सोडियम अंदर आता है। सोडियम बहुत तेजी से अंदर आता है, इसलिए बहुत तेजी से आप यहाँ तक आ जाते हो। 2 मिनट में खत्म होने वाले। जब आप यहाँ तक आ जाते हो, जब आप यहाँ तक आ जाते हो, अब इसके बाद सोडियम चैनल इस तरह हो जाते हैं। जब इस तरह होते हैं तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का इनएक्टिवेशन गेट बंद हो जाता है। तो जब ये बंद हो जाता है तो ये मुंह इसका बंद हो गया, तो अब मजीद सोडियम अंदर नहीं आ सकता, यानी मजीद प्लस चार्ज सेल के अंदर नहीं आ सकता। तो जब मजीद प्लस चार्ज सेल के अंदर नहीं आ सकता तो पॉजिटिविटी मजीद नहीं बढ़ सकती, ये इधर ही रुक जाता है, 0 पे या +10 पे रुक जाता है, क्योंकि अब मजीद सोडियम अंदर आ नहीं सकता। Na पॉजिटिव, सोडियम प्लस चार्ज वो अंदर आ नहीं सकता, इसलिए ये आगे नहीं जाता। यहाँ तक अब इसकी समझ आ गई है? 2 मिनट रहते हैं खत्म होने वाला है मीटिंग फिर।
अच्छा ठीक है, हम नेक्स्ट मीटिंग हम शुरू कर देंगे, बस इस पे मैं थोड़ा सा ना जल्दी से। अच्छा, और से सुने, हम पढ़ रहे हैं बल्कि इसको खत्म करके ना एक अलग और मीटिंग स्टार्ट करो, ताकि इस पे मैं एक दफा फिर जल्दी से इसको 2 मिनट में वो कर दूं। इसको एंड कर दो आप।